साथियों नमस्कार। आज हम जो एमपीपीसीएस के प्री का 2020 का जीएस का क्वेश्चन पेपर है उसे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। आज एमपी का इसलिए लिया है क्योंकि हम यहाँ की भी थोड़ी वैरायटी चेक कर सकते हैं कि जीएस के क्वेश्चन अलग अलग स्टेट्स में किस अनुरूप पूछे जाते हैं। तो आपको एक रफ फिगर भी मिल जाएगा और आप ये भी खुद में विश्वास जता पाएंगे कि आप जो जीएस पढ़ते हैं वो पर्याप्त है पीसीएस के स्तर तक। ठीक है, तो इसलिए आप अपनी अगर तैयारी आपकी सही दिशा में है तो आप अवश्य इस पेपर के भी जीएस के क्वेश्चंस को बेहतर तरीके से हैंडल कर पाएंगे। और अगर आप अभी तक जो भी हमारी पुरानी पीवाईक्यू की सीरीज चली है 16-17 वीडियोज हो चुकी हैं, वो प्लेलिस्ट में जाकर आप देख लीजिएगा। अगर वो सब आप करते हैं तो आपकी जीएस एक अच्छे स्तर तक आप कवर कर पाएंगे। ठीक है, और वही अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो मेरा मनोबल बढ़ाने के लिए भी आप वीडियो को लाइक करिएगा और अपने अन्य साथियों तक भी इसे शेयर करने का प्रयास करिएगा। ठीक है, तो चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। ये सहायक नदियों वाला बहुत सरल है, सबको आता होगा। एक साइड है सहायक नदियाँ और एक साइड उसकी प्रमुख नदी। तो बेतवा, बेतवा तो कम से कम सबको पता होगा। चंबल सिंध बेतवा के चंबल, फिर सिंध, फिर बेतवा, फिर केन। तो हम ये यमुना की पश्चिम से पूर्व की ओर की सहायक नदियाँ पढ़ते हैं, तो ये बेतवा हो गई यमुना की। फिर शिप्रा, शिप्रा भी जिसके किनारे कौन है? उज्जैन। उज्जैन का शहर शिप्रा नदी के किनारे है, ये चंबल नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, फिर वेनगंगा, वेनगंगा है गोदावरी की। वेनगंगा हो गई, पेनगंगा हो गई, वर्धा, प्राणहिता, ये सब किसकी हैं? गोदावरी की हैं। और उसके बाद आती है तवा, तवा है नर्मदा की। तवा हो गई, बंजार, बुरनेर, शेर, औरंग, ये सब इसकी हैं, नर्मदा की है। ठीक है, चलिए तो तवा भी याद कर लिया हमने, नया मिला था हमें तवा। बेतवा हो गई यमुना की, शिप्रा हो गई चंबल की, वेनगंगा हो गई गोदावरी की और तवा हो गई नर्मदा की। ठीक है, चलिए चलिए अगला क्वेश्चन, हम जो स्टेट स्पेसिफिक हैं उन क्वेश्चंस को नहीं करेंगे। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर कर्क रेखा कहाँ से गुजरती है ये पूछा गया है। हम ये एमपी की बात की गई, बट हम भारत के पर्सपेक्टिव में इसे देखने की कोशिश करते हैं। ठीक है, चलिए ये है भारत। चलिए तो सबसे पहले ये गुजरेगी यहाँ से, राजस्थान से आई, राजस्थान फिर गुजरात, राजस्थान फिर गुजरात। फिर अगर इससे सीक्वेंस पूछ लिया तो ऐसे भी आपको याद होना चाहिए, राजस्थान फिर गुजरात, फिर मध्य प्रदेश में जाएगी, सॉरी, फिर मध्य प्रदेश के बाद छत्तीसगढ़ में, छत्तीसगढ़ के बाद झारखंड में, झारखंड के बाद पश्चिम बंगाल में, पश्चिम बंगाल के बाद त्रिपुरा में, त्रिपुरा के बाद मिजोरम में। तो हमने क्या देखा सीक्वेंस? अगर हम पश्चिम से पूर्व का क्रम देखें तो सबसे पहले राजस्थान, फिर गुजरात, सॉरी सबसे पहले गुजरात फिर राजस्थान, सॉरी ठीक है, चलिए सबसे पहले गुजरात, फिर राजस्थान, फिर एमपी, फिर झारखंड, सॉरी एमपी के बाद छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ फिर झारखंड, झारखंड के बाद वेस्ट बंगाल, फिर त्रिपुरा, फिर मिजोरम। तो ये 8 राज्यों से जाती है, सबको पता है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश। सीक्वेंस भी याद करिएगा, आपने ट्रिक से याद किया है, ठीक है, बट कभी उससे पश्चिम से पूर्व पूछ लिया फिर क्या करोगे? तो ऐसे पश्चिम से पूर्व का क्रम भी याद करिए। सबसे पहले गुजरात, फिर राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़, फिर झारखंड, फिर वेस्ट बंगाल, फिर त्रिपुरा, फिर मिजोरम। ठीक है, चलिए अब देखते हैं हम अगला प्रश्न। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, सबको पता होना चाहिए मेरे ख्याल से। ये भी देखिए, ये कहता है जो कोयला और पेट्रोलियम है वो किस प्रकार की चट्टानों में पाया जाता है? तो याद कर लीजिए, जो कोयला है या पेट्रोलियम है वो परतदार, यानी जो अवसादी चट्टानें होती हैं उनकी परतों में कोयला और पेट्रोलियम पाया जाता है। तो जो अवसादी चट्टानें हैं उनकी परतों में कोयला वो पेट्रोलियम के भंडार पाए जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? उत्तराखंड में है, सबको पता है। चलिए ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है, ठीक है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है जो, क्या विश्व स्वास्थ्य संगठन, इसका स्थापना कब हुई थी? तो आपको अगर ये भी पता हो कि हम जो अपना स्वास्थ्य दिवस मनाते हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य दिवस, वो 7 अप्रैल को मनाया जाता है। तो ये हुई थी 7 अप्रैल 1948 को डब्ल्यूएचओ की स्थापना हुई थी, इसलिए हम 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में भी मनाते हैं। ठीक है, और डब्ल्यूएचओ का हेडक्वार्टर हो गया वही जेनेवा, कहाँ? स्विट्जरलैंड में, जेनेवा स्विट्जरलैंड में डब्ल्यूएचओ का हेडक्वार्टर है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, इसरो का फुल फॉर्म अमूमन सबको आता ही होगा भाई, इंटरनेशनल, नो, इंडियन है हो सकता है, ईरानियन नहीं हो सकता, इंडियन सोसाइटी नहीं, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। हेडक्वार्टर कहाँ है इसका? हेडक्वार्टर है बेंगलुरु में इसका, कर्नाटक की राजधानी जो बेंगलुरु है वहाँ इसरो का हेडक्वार्टर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, चलिए सरागैसोसी मैंने आपको कराया है, इसकी मैं एक बार आपको फिर से लोकेशन बता देता हूँ कि सरागैसोसी कहाँ स्थित है, ये पूछना चाहता है ये। देखिए, तो ये है हमारा अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, ऐसे ये हमारा साउथ अमेरिका, कैसा बना कोई बात नहीं, ये है हमारा यूरोप, ये है हमारा अफ्रीका। ठीक है, तो यहाँ पर है हमारा सरागैसोसी,
ये है हमारा सरागासो सी। अब ये अटलांटिक है, सबको पता है, तो ये उत्तरी अटलांटिक में स्थित है सरागासो सागर। ठीक है, मैंने एग्जैक्ट आपको लोकेशन भी बता दी। जो सरागासो सागर है उत्तरी अटलांटिक में है। कैसे बनता है ये? यहाँ से आती है धाराएं, 3 धाराएं बहती हैं। यहाँ से आ गई हमारी विश्ववती धारा, उत्तरी विश्ववती धारा। यहाँ से आ गई हमारी फ्लोरिडा, फिर गल्फ स्ट्रीम और उत्तरी अटलांटिक प्रवाह। फिर यहाँ से आ गया हमारा कैनरा की ठंडी जलधारा, केंद्रीय की ठंडी जलधारा। तो इन तीनों से ये बनता है सरागासो सागर, एक बंद उच्च वायुदाब का क्षेत्र है ये। ठीक है, चलिए, तो सरागासो सागर है कहाँ पर? उत्तरी अटलांटिक महासागर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए, ठीक है, आपको मैं सारे इनकी लोकेशन भी कराऊंगा। ठीक है, चलिए, ये कहता है किस जलमार्ग का आर्थिक तथा युद्ध नीतिक महत्व सबसे अधिक है? इनमें से कौन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है? तो सबको पता है स्वेज नहर का नाम हम सब कितना सुनते हैं, स्वेज नहर। तो स्वेज नहर है जो सबसे महत्वपूर्ण है। मैं आपको इसकी लोकेशन भी बताऊंगा यहाँ। देखिए, आज ये चारों कर लेते हैं, पाक जलरम्रु मध्य, मलक्का जलरम्रु मध्य, स्वेज नहर और पनामा नहर। इनकी लोकेशन बताता हूँ। तो देखिए, सबसे पहले हम पाक जलरम्रु मध्य देखते हैं। तो ये है भारत, यह है श्रीलंका। तो यहाँ पर है पाक स्ट्रेट। ये जो पाक जलरम्रु मध्य बताया गया है वो है यहाँ पर है। चलिए, ये आपने कर लिया। तो पाक जलरम्रु मध्य कर लोगे, भारत और श्रीलंका के बीच में स्थित। अब हम देखते हैं मलक्का जलरम्रु मध्य। तो देखिए, ये है भारत, ये है श्रीलंका। अब देखिए, ये भारत ऐसे था। ठीक है, फिर यहाँ से आता है ये मलय प्रायद्वीप आया था, मलय प्रायद्वीप। और यहाँ पर है सुमात्रा, यह है सुमात्रा और यह है मलय प्रायद्वीप। तो ये मलय प्रायद्वीप और सुमात्रा के बीच में है मलक्का जलरम्रु मध्य। यह भी बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो यहाँ पर मलय प्रायद्वीप, जो हमने थाईलैंड के बाद मलेशिया देखा था यहाँ पे, और ये इंडोनेशिया का जो सुमात्रा द्वीप है वो है ये सुमात्रा वाला। तो इसके बीच में यहाँ पर है ये मलक्का जलरम्रु मध्य। आपको वर्ल्ड में मैं लोकेशन भी बता रहा हूँ। ठीक है, आप इसलिए जल्दी आइडेंटिफाई कर पाओगे। मलक्का भी हमने देख लिया। अब हम देखते हैं स्वेज नहर। स्वेज नहर भी है, देखिए अच्छे से। ये है हमारा अफ्रीका, अफ्रीका है। ठीक है, चलिए, अफ्रीका। उसके बाद ये हमारा, देखिए, ये अफ्रीका है हमारा, ये है हमारा मिस्र वाला इलाका। और ये क्या है? लाल सागर है, लाल सागर जो रेड सी, यहाँ ऊपर यहाँ है फारस की खाड़ी, ये है रेड सी। अब रेड सी में यहाँ पर जो स्वेज नहर है, स्वेज नहर यहाँ से गुजरती है। स्वेज नहर रेड सी को जोड़ती है वो भूमध्य सागर से। रेड सी को, स्वेज नहर कहाँ? रेड सी को, ये है भूमध्य सागर, ये है रेड सी, इसको जोड़ रही है भूमध्य सागर से। स्वेज नहर कहाँ पर है पता चल गया? जो मिस्र है, मिस्र से होकर गुजरती है ये स्वेज नहर यहाँ पर। और लाल सागर को जोड़ती है भूमध्य सागर से। ये क्वेश्चन अच्छा बनेगा कि स्वेज नहर किसको जोड़ती है? तो लाल सागर को जोड़ती है भूमध्य सागर से। अब स्वेज नहर पर, ठीक है, इतना ही कर लीजिए। स्वेज नहर कहाँ पर है याद कर लीजिए, अफ्रीका में, मिस्र में है। मिस्र में लाल सागर को जोड़ती है भूमध्य सागर से। ठीक है, और पनामा नहर, पनामा नहर तो सिंपली सरल ही है। ये हो गया हमारा नॉर्थ अमेरिका, ये हो गया हमारा साउथ अमेरिका। तो यहाँ पर है स्वेज नहर, स्वेज नहर, सॉरी, पनामा नहर, पनामा नहर यहाँ पर है। पनामा नहर भी हम कर लेंगे। ठीक है, चलिए, तो ये चारों मैंने आपको बता दिया। सबसे महत्वपूर्ण है स्वेज नहर। अब बढ़ते हैं हम आगे, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, इनकी भी हम लोकेशन देखिए। मैपिंग बेस्ड इसीलिए कि यहाँ पर आपको सारी इनकी लोकेशन भी समझ में आ जाएगी। कौन सा पर्वत नवीन वलित पर्वत नहीं है? अब आप मुझे बताइए, वलित पर्वत कैसे बनते हैं? अभिसारी प्लेटों से बनते हैं ना। जब दो प्लेटें आपस में टकराती हैं तो यहाँ पर वलय पड़ते हैं, तो इससे बढ़ते हैं वलित पर्वत। और खंड किससे बनते हैं? जो भ्रंश पर्वत या ब्लॉक पर्वत। जब प्लेटें एक दूसरे से दूर जाती हैं तो यहाँ पर जो गड्ढा बन जाता है ना, इसे कहते हैं भ्रंश। तो भ्रंश से बनते हैं ब्लॉक पर्वत। और जबकि जो इनके आपस में टकराने से जो ये उठते जाता है, इससे बनते हैं वलित पर्वत। इतना क्लियर है? वलन से क्या बनेंगे? वलित पर्वत। और भ्रंश से क्या बनेंगे? वो ब्लॉक पर्वत। वलन के लिए बल कौन सा? अभिसारी बल, अभिसारी बल। और अपसारी बल होगा ये ब्लॉक पर्वत के लिए। ठीक है, अब बताइए कौन वलित पर्वत नहीं है? तो कौन कौन है वलित पर्वत? हिमालय है भाई, क्योंकि अभी भी ये ऐसे प्रेशर बन रहा है। और आल्प्स भी है, यूरोपा आल्प्स भी एक वलित पर्वत है। रॉकी भी है, यहाँ पर अमेरिका में जो यहाँ पर रॉकी पर्वत है ये भी वलित पर्वत है। बट जो सियरा नेवादा है, ये कहाँ है? सियरा नेवादा, ये है मैक्सिको में, सियरा नेवादा। ये वलित पर्वत का एग्जाम्पल नहीं है। ठीक है, मैं आपको एक बार लोकेशन बताता हूँ। हिमालय तो चलो आप सबको पता ही है, यहाँ पर है हिमालय, सबको पता है। आल्प्स कहाँ है? ये है यूरोप है ना, ये है। और ये हो गया अफ्रीका नीचे। तो यहाँ पर है आल्प्स पर्वत, इटली, ऊपर में फ्रांस, यहाँ से स्विट्जरलैंड, इन सब के इलाके में आल्प्स पर्वत हो गए। और उसके बाद बचा रॉकी। तो रॉकी पर्वत हो गया हमारा, ये हो गया हमारा अमेरिका। तो यहाँ पे है रॉकीज पर्वत ये। ठीक है, चलिए। और सियरा नेवादा है यहाँ पर मैक्सिको में। सबकी लोकेशन बता दी। तो कौन नहीं है वलित पर्वत? सियरा नेवादा वलित पर्वत का एग्जाम्पल नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। ठीक है, ये तो सब मेरे ख्याल से आप सभी को आता ही होगा ये क्वेश्चन। देखिए, तो मैकमोहन रेखा
मैकमोहन रेखा सबको पता है, मैकमोहन है भारत व चीन के बीच में। मैकमोहन रेखा हो गई भारत व चीन के बीच में। और भारत और पाकिस्तान के बीच में क्या? भारत और पाकिस्तान के बीच में रेड क्लिफ रेखा। और भारत और अफगानिस्तान के बीच में, भारत और अफगानिस्तान के बीच में डूरंड रेखा है। ठीक है, तो चलिए ये तीन भी हमें याद है, मैकमोहन रेखा, रेड क्लिफ रेखा और डूरंड रेखा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है ट्रक फार्मिंग। ठीक है, ट्रक फार्मिंग यानी ट्रक कृषि। ट्रक फार्मिंग से आप क्या समझते हैं? तो ट्रक फार्मिंग का तात्पर्य होता है जब हम साग सब्जियों का उत्पादन करते हैं उन्हें और बड़े स्तर पर एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए ट्रकों का उपयोग करते हैं, उसे ही कहते हैं ट्रक फार्मिंग। ठीक है, ट्रक फार्मिंग पता चल गया। जब हम बड़े स्तर पर साग सब्जी का उत्पादन किया हमने और उसे एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने में हम ट्रकों का यूज करते हैं, उसे ही कहते हैं ट्रक फार्मिंग। तो आपको सिंपली क्या रखना है? ट्रक फार्मिंग यानी साग सब्जी फल फ्रूट्स होते हैं उनके उत्पादन से संबंधित है ट्रक फार्मिंग। ठीक है, चलिए आगे है अगला क्वेश्चन। ठीक है, चलिए 2023 तो चला गया। चलिए 2023 कौन सा वर्ष था? मोटे अनाजों का वर्ष था, मिलेट्स। इसके लिए हमने एक श्री अन्न केंद्र खोला है हैदराबाद में, श्री अन्न सेंटर हैदराबाद में खुला था मिलेट्स के लिए। और 2024 जो ये 2024 है, यह है जो ऊँटों का वर्ष है, ऊँटों का वर्ष है। ठीक है, 2024 याद रखना। 2023 था मोटे अनाजों का वर्ष और 2024 है ऊँटों का वर्ष। ठीक है, ऊँटों के लिए है ये वर्ष। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, ये कोई सब स्टेट स्पेसिफिक ही है ये क्वेश्चंस। अगला प्रश्न है, अगला क्वेश्चन है ही नहीं। चलिए यहाँ पर एक चीज़ करा देता हूँ मैं आपको। जो ये महारत्न है ना, किसको मिला छोड़िए, तो ये महारत्न का स्टेटस देता कौन है? तो ये महारत्न, ये रत्न कंपनी जो भी महारत्न नवरत्न, ये स्टेटस दिया जाता है वित्त मंत्रालय है, जो वित्त मंत्रालय के डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक इंटरप्राइजेस द्वारा। डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक इंटरप्राइज यानी सार्वजनिक उपक्रमों के लिए जो विभाग है वित्त मंत्रालय के अंतर्गत, वो देता है ये रत्न स्टेटस। तो सिंपली याद रखिए, महारत्न स्टेटस कोई कॉमर्स मिनिस्ट्री नहीं देती है, वो देती है वित्त मंत्रालय। वित्त मंत्रालय का भी एक स्पेसिफिक विभाग है, डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक इंटरप्राइजेस। ठीक है, चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। ये बहुत ही टेक्निकल इकोनॉमी के क्वेश्चन है, ये काम के नहीं है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन कहाँ गया? ठीक है, कोई है ही नहीं यहाँ। चलिए ठीक है, ये भारत शासन अधिनियम सबको पता है 1935 में प्रस्तावित था। भारत शासन एक्ट 1935 का है। ठीक है, इसमें एक अखिल भारतीय संघ बनाई जाने की बात की गई थी। इसमें जो ब्रिटिश प्रांत हैं वो भी शामिल होंगे और इसमें जो रियासतें हैं उनको भी शामिल करते हुए अखिल भारतीय संघ बनाने की एक बात की गई थी। बट ये अखिल भारतीय संघ कभी भी बना ही नहीं था एक्चुअल में, क्योंकि इसमें रियासतें शामिल नहीं हुई थी। इसीलिए 1946 तक, भारत के आज़ाद होने तक, भारत का शासन किससे चलता था? 1919 के एक्ट से चलता था। ये ध्यान रहे, 1935 के एक्ट से नहीं चलता था भारत का शासन, क्योंकि वह कभी बना ही नहीं था अखिल भारतीय संघ। ये 1919 के एक्ट से चला स्वतंत्रता तक, ये रियासतों और जो प्रांतों का प्रशासन है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यह भी बेहतरीन प्रश्न है। देखिए आपने अब कितना बेहतरीन फैक्ट है यहाँ पर। जवाहरलाल नेहरू जी ने एक उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया, सबको पता है। पारित सबसे पहले पेश कब किया? वो पेश किया था 13 दिसंबर 1946 को। और ये पास कब हुआ? पास हुआ 22 जनवरी 1947 को। इतना तो याद है सबको। जवाहरलाल नेहरू जी ने उद्देश्य प्रस्ताव, जो प्रस्तावना का पूर्ववत रूप है, ठीक है, उसमें अब हमारे जो भी उद्देश्य हैं, आकांक्षाएं हैं, एस्पायरेशन जो भी थी, उनके बारे में उल्लेख किया गया था। वो पेश हुआ 13 दिसंबर 1946 को और पारित हुआ 22 जनवरी 1947 को। बट ये क्वेश्चन क्या कहता है? भारत की संविधान सभा की किस बैठक में पारित हुआ? मतलब किस बैठक में ये उद्देश्य प्रस्ताव रखा गया था? तो हमारी जो तीसरी बैठक थी, संविधान सभा की तीसरी बैठक में उद्देश्य प्रस्ताव रखा गया था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम। देखिए अगला क्वेश्चन कहता है, ठीक है, ये क्वेश्चन ठीक है, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाने के लिए भारत के संविधान के अनुच्छेद 108 के तहत निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता होती है? अब तक आप क्या कर चुके हैं? संसद की संयुक्त बैठक का आर्टिकल कर चुके हैं 108। अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा का अध्यक्ष करता है, ये भी कर चुके हैं। और ये प्रोविजन कहाँ से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया से ये प्रोविजन लिया गया है, यह भी हमें पता है। अब ये कहता है कि जब ये बैठक बुलाई जाती है तो इनमें से क्या किया जाता है? राष्ट्रपति का आशय होता है, वो राष्ट्रपति का समाधान होता है, राष्ट्रपति का अनुदेश होता है, या राष्ट्रपति की सहमति होती है? तो ये ध्यान रहे, जो संयुक्त बैठक बुलाता है वो राष्ट्रपति स्वयं बुलाता है। तो राष्ट्रपति की सहमति ये तो हो नहीं सकता, क्योंकि राष्ट्रपति अपने मन से, राष्ट्रपति से कोई परमिशन लेने नहीं जा रहा है, राष्ट्रपति का आदेश भी नहीं होता है, राष्ट्रपति का समाधान भी नहीं, राष्ट्रपति के आशय से, यानी राष्ट्रपति के आशय से, ये टर्मिनोलॉजी यूज हुई है। ठीक है, तो राष्ट्रपति के आशय से
संयुक्त बैठक बुलाई जाती है। ठीक है, अभी कितना टेक्निकल क्वेश्चन नहीं है होने को। ठीक है, चलिए अब ये बेहद इजी क्वेश्चन। भारतीय संसद में कौन कौन शामिल है भाई? राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। ठीक है, चलिए जबकि जबकि राष्ट्रपति न तो राज्यसभा का सदस्य होता है न लोकसभा का, ये भी ध्यान रहे। राष्ट्रपति राज्यसभा का भी सदस्य नहीं होता है और लोकसभा का भी सदस्य नहीं होता है, फिर भी वो संसद का एक अभिन्न अंग है। क्योंकि कोई भी बिल जो राज्यसभा से या लोकसभा से पारित होकर जा रहा है राष्ट्रपति के पास, जब तक उस बिल पर राष्ट्रपति सहमति नहीं देगा तब तक वो बिल कोई एक्ट नहीं बन पाएगा। उसको एक्ट बनना है तो राष्ट्रपति की सहमति की भी आवश्यकता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अस्पृश्यता का अंत, आर्टिकल 17 सबको पता है ये। और 19 क्या कहता है? 19 कहता है वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, जिसमें ए से लेकर ABCDEF G इतने आर्टिकल हैं और H तक के आर्टिकल, जिसमें हमारा F वाला नहीं है। ठीक है, चलिए तो एक बार मैं ये रिकॉल करा देता हूँ। ए में है वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, बी में है संगम बनाने की स्वतंत्रता, सी में है संघ बनाने की स्वतंत्रता, डी में है कहीं भी घूमने की स्वतंत्रता, एच में है हमारा कहीं भी बस जाने की स्वतंत्रता, और जी में है हमारा वृत्ति का अधिकार, यानी हमें कुछ काम करने के लिए जो हमारे पास रोजगार हो वो जी में है, वृत्ति का अधिकार। और 15 में क्या? धार्मिक मामलों के संरक्षण की, मतलब जो भी धर्म 5 आधार, धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग और जन्मस्थान के आधार पर विभेद नहीं किया जाएगा, वो है 15 में। 14 में विधि के समक्ष क्षमता है। ठीक है, विधि के समक्ष क्षमता, धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग और जन्मस्थान, इन 5 के आधार पर विभेद नहीं किया जाएगा। 17 में है अस्पृश्यता का अंत, और 19 में है वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, जिसमें ये 6 और हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। इसमें स्टेट के बहुत ज़्यादा क्वेश्चन हैं। ठीक है, चलिए तो हमें इसलिए जल्दी ये सारे हो जा रहे हैं हमारे। ठीक है, देखिए ज्वालामुखी विस्फोट किस पेटी में सर्वाधिक है? अब ये भी बेहतरीन प्रश्न है। रिंग ऑफ फायर, आपने कभी नाम सुना है? रिंग ऑफ फायर। तो जब परिप्रशांत महासागरीय बेल्ट है ना, जैसे देखिए यहाँ से एक बार बना के दिखाता हूँ आपको। ये हो गया यहाँ से एशिया वाला भाग, ये पूरा एशिया यहाँ इधर को, और ये हो गया अमेरिका वाला भाग। तो ये जो प्रशांत महासागर है इसे कहते हैं परिप्रशांत महासागरीय बेल्ट, रिंग ऑफ फायर। यहाँ आते हैं सर्वाधिक ज्वालामुखी, सबसे अधिक ज्वालामुखी आते हैं परिप्रशांत मेखला में, इसे रिंग ऑफ फायर भी कहते हैं। ध्यान रखना, रिंग ऑफ फायर क्या है? ज्वालामुखी की बेल्ट है, कहाँ है? प्रशांत महासागर के एरिया में, यहाँ सबसे अधिक ज्वालामुखी आते हैं। चलिए परिप्रशांत महासागरीय। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका है, जो संयुक्त राज्य अमेरिका में जो मार्क्वेट श्रेणी है, क्या मार्क्वेट श्रेणी किस खनिज के लिए विख्यात है? तो अगला प्रश्न कहता है जो यूएसए में जो मार्क्वेट श्रेणी है, आपको कई क्वेश्चन मिल गए। दक्षिण अफ्रीका का हमें क्या मिल गया? पोस्टमास वर्ग मिल गया। मलेशिया का क्या मिल गया हमें? इपोह वैली, किंटा वैली, ये मिल गए थे हमें। और हमें रशिया के भी मिले थे इससे शायद, इससे पहले कुछ, और कुछ यूक्रेन के मिले थे, और कुछ तुर्की के मिले थे। तो सारे रेंजेज जितने भी महत्वपूर्ण है विश्व के, आपके यहाँ पर कवर हो जाने चाहिए। अब अन्य महत्वपूर्ण है यूएसए का मार्क्वेट श्रेणी। तो यहाँ कौन सा खनिज है? तो ये जाना जाता है अपने लौह अयस्क के लिए, आयरन ओर के लिए। आयरन ओर के लिए क्या? लौह अयस्क के लिए यूएसए की मार्क्वेट श्रेणी जानी जाती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला प्रश्न कहता है जनगणना वर्ष 2011 में भारत की कुल जनसंख्या 121 करोड़ थी, इसमें नगरीकरण का कितना % था? अभी फिर से महत्वपूर्ण प्रश्न आ गया कि नगरीकरण कितने प्रतिशत नगरीकरण एरिया था? तो वो था 31.15, 31.15% नगरीकृत जनसंख्या यहाँ पर रहती थी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है रणजीत सिंह का नाम, रणजीत सिंह का नाम सुना है हमने? रणजीत सिंह पंजाब में रहते थे, पंजाब वाले एरिया में था इनका क्षेत्र। और ये जो सिख मिसलें थी ना, वो 12 भागों में विभाजित थी। उनमें से एक मिसल का नाम है सुके रचकिया। सुके रचकिया, रणजीत सिंह इसी सुके रचकिया मिसल से संबंधित थे। तो जो सिख संप्रदाय था पंजाब वाले एरिया में, वहाँ 12 मिसलों में वो विभाजित था। मिसल यानी दल में विभाजित था। उनमें से एक मिसल थी सुके रचकिया, जिसमें रणजीत सिंह संबंधित है जिससे। ठीक है, रणजीत सिंह सुके रचकिया मिसल से संबंधित है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। ठीक है, ये भी मेरे ख्याल से आप सभी को आता ही होगा, इतना तो हम पढ़ते ही। राष्ट्रीय अंतरिम सरकार थी जो, उसमें रियासतों का विभाग किसे दिया गया था? तो बताइए रियासतों का एकीकरण किसने किया? लगभग 562 रियासतें थी, उनका विलय किया गया था। तो किसने किया? सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने रियासतों का क्या किया था? विलयीकरण किया था भारत में। देखिए अमूमन सारी रियासतें तो हो चुकी थी, बट 3 रियासतें थी जिन्होंने आनाकानी करी थी। कौन कौन सी थी वो? एक जम्मू कश्मीर की हो गई, जम्मू एंड कश्मीर की रियासत ने, जिसे कैसे मिलाया गया? 26 अक्टूबर 1947 को इसे मिलाया गया विलय पत्र के माध्यम से। विलय पत्र के माध्यम से। एक हो गई जूनागढ़ की रियासत, हैदराबाद के
गुजरात के जूनागढ़ वाले एरिया में, इसे मिला है क्या, जनमत संग्रह द्वारा, जनमत संग्रह द्वारा। और एक हो गई हैदराबाद की रियासत, इसे मिला गया सैन्य कार्यवाही के द्वारा, सैन्य कार्यवाही, जो 5 दिवसीय सैन्य कार्यवाही चलाई गई 13 सितंबर से 18 सितंबर तक 1948 में ना, ऑपरेशन पोलो कहते हैं हम जिसे हैदराबाद में, 13 सितंबर 1948 से 18 सितंबर 1948 तक पुलिस कार्यवाही के द्वारा हैदराबाद को मिलाया गया भारत में। सैन्य कार्यवाही का हो या फिर पुलिस कार्यवाही लिख लेना यहाँ पर, ऑपरेशन पोलो के तहत। जम्मू कश्मीर मिलाया गया 26 अक्टूबर 1947 को विलय पत्र के माध्यम से, और जूनागढ़ मिलाया गया हमारा जनमत संग्रह के माध्यम से। ठीक है, चलिए आज के इतना ही करते हैं क्वेश्चन। कल हम इस क्वेश्चन को क्या कर लेंगे, पूरा कवर कर लेंगे। ठीक है, इस जो भी पेपर है वो पूरा कवर कर लेंगे। ठीक है, चलिए तो ठीक है, आज के लिए इतना रखते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।